बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 7 और 8 अक्टूबर 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। एक बार आपको पुनः बता दूं कि इस श्रृंखला के सारे वीडियो आपके बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर आप यहाँ से रेगुलर तैयारी करेंगे तो आपके एग्जाम में निसंदेह ही आपको मदद मिलेगी। हम यहाँ पर चलेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। तो पिछले वीडियो का प्रश्न था कि दिल्ली में आयोजित हुए 37वें स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस जिले के शशि पांडे ने गोल्ड मेडल जीता है। कंप्लीट जानकारी यहाँ से हमने आपको दिया था और आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोपालगंज। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी को विस्तार पूर्वक लिखें। विस्तार से लिखने से फायदा ये होता है कि चीज़ों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। तो इन सारे बातों का यहाँ से ध्यान रखिए। हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह होते हैं या फिर जो करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला को आप देख रहे हैं, तमाम स्टडी मटेरियल और नोट्स आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर उपलब्ध कराया जाता है। आप चाहें तो वहां पर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सभी मटेरियल आपको वहीं पर एक साथ मिल जाएगा। अब यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी वैसे छात्रों के लिए है, ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा। जितने भी छात्र 68वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए बीपीएससी मेकर ऐप पर प्री स्पेशल कोर्स को ज्वाइन किए हैं तो 10 अक्टूबर के बाद से आपके कोर्स में मटेरियल मिलना उपलब्ध हो जाएगा। वहां से आप तमाम चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे। और फिर इसके अतिरिक्त एक जानकारी और भी हम अगर आपके साथ साझा करें तो वैसे छात्र जो इसमें शामिल नहीं हो पाए हैं इस कोर्स में, तो इसका जो फी निर्धारित था, जो जानकारी हमने आपको दिया था, अगर आप यहाँ पर 67 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के बाद एडमिशन कराते हैं तो इसमें आपको 799 रुपया फी पे करना होगा। लेकिन हमारी टीम ने इसे कैंसिल करते हुए इसका जो निर्धारित फी रखा है ये 499 रखा है, यानी कि 499 रुपये में आपको ये तमाम मटेरियल यहाँ पर मिलने वाले हैं। स्टडी नोट्स होंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, कुछ क्लासेज भी होंगे, वीडियो क्लासेज होंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगा, तमाम चीजें प्री स्पेशल जो होने वाली है आपको यहाँ पर इस कोर्स में मिलने वाली है। तो एकदम से जो पहली बार इसे बीपीएससी एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। एकदम से बेसिक से यहाँ पर आपको चीजें प्रोवाइड की जाएगी, एकदम सुनियोजित तरीके से आपकी तैयारी होने वाली है। तो बीपीएससी मेकर ऐप को आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहीं पर आपको सारा मटेरियल मिलने वाला है। कोर्स से संबंधित कोई भी शिकायत हो, कोई भी जानकारी हो, आप चाहें तो यहाँ पर हमसे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और ये जो हमारा ईमेल आईडी है यहाँ पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के गांव काकड़कुंड के रहने वाले मुकेश कुमार का चयन इंडियन क्रिकेट टीम में हुआ है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोपालगंज। कंप्लीट जानकारी यहां से आपको ध्यान रखना है। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में बिहार के गोपालगंज के एक छोटे से गांव काकड़कुंड के निवासी मुकेश कुमार का चयन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए किया गया है। और आपको यहाँ से ध्यान रखना, ये बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं। गोपालगंज के बारे में कई सारी जानकारी हमने कई दफा आपको दिया है, हालांकि कुछ जानकारी यहाँ पर हमने और भी एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में शामिल किया है। पहले उसकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो बिहार से प्रमुख हस्ती और उनसे संबंधित स्थल की हम बात करें, इससे हमने यहाँ पर इस वजह से शामिल किया है क्योंकि इस प्रकार के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने गोपालगंज की चर्चा की थी, तो गोपालगंज के काकड़कुंड गांव के रहने वाले हैं, तो इसी दिशा में हमने यहाँ पर इन सारे पॉइंट को ऐड किया है। तो बात करें हम राजेंद्र प्रसाद की, जो कि भारत के प्रथम व द्वितीय राष्ट्रपति थे। इनका जन्म जीरादेई में हुआ था, जो कि सीवान जिला के अंतर्गत आता है। और आपको ध्यान रखना है कि सीवान जिले के इस जीरादेई ग्राम को ही महात्मा गांधी ने अपने शब्द में तीर्थ स्थल कहकर संबोधित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरह के जो कठिन प्रश्न निकलकर सामने आते हैं, हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछे जाए, ठीक है। इन सारी बातों को यहाँ से ध्यान रखें। हम बात करें राजकुमार शुक्ल की, तो राजकुमार शुक्ल के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ये किस गांव से संबंधित है? ये बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। मुरली भरावा से संबंधित है और ये पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत है। हम बात करें कुंवर सिंह की, तो कुंवर सिंह जगदीशपुर के रहने वाले थे और ये भोजपुर जिला के अंतर्गत आता है। वह बात करें श्री कृष्ण सिंह की, तो ये खानवा में इनका जन्म हुआ था और ये नवादा जिले के अंतर्गत आता है। हम बात करें मौलाना मजहरुल हक की, जो कि ब्रह्मपुर पटना के ये रहने वाले थे, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। बात करें सच्चिदानंद सिन्हा की, तो आरा भोजपुर में इनका जन्म हुआ था। आरा कोई जिला का नाम नहीं है, बल्कि आरा भोजपुर जिला के अंतर्गत आता है। पवन सिंह का एक भोजपुरी सॉन्ग है, आरा जिला घर बात है कि कौन बात के डर बा। तो आरा जिला एक्चुअली में है नहीं। पवन सिंह को पता होना चाहिए कि बिहार में आरा कोई जिला नहीं है, बल्कि आरा एक शहर है, भोजपुर जिला के अंतर्गत आता है, ठीक है। मुझे भोजपुरी उतनी अच्छी तरह से नहीं आती है, तो फिलहाल मैंने कोशिश किया कि भोजपुरी में ही मैं आपको बताऊं ताकि आपको उस चीज को मतलब रिकॉल करने में आसानी हो जाए। एक सॉन्ग है भोजपुरी में, आरा जिला घर बा तो कौन बात के डर बा, ऐसे करके एक गाना है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पवन सिंह के बातों मत आइएगा, आरा कोई जिला नहीं है। इस तरह की चीजें भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, आपको उलझाया जा सकता है।
तो इन सारी बातों को यहाँ से ध्यान रखिए। बात हुई गोपालगंज की, तो गोपालगंज के बारे में हमने आपको जानकारी दिया था कि जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में यह है गोपालगंज। और भी कई सारे फैक्ट संबंधित है, जैसे कि पंकज त्रिपाठी से संबंधित, ये सारी जानकारी हम यहाँ पर अगले वाले प्रश्न में देखने वाले हैं, क्योंकि अगला जो प्रश्न संबंधित है ये भी कह सकते हैं गोपालगंज से ही संबंधित है। तो अगला दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस बिहारी बॉलीवुड अभिनेता या फिर अभिनेत्री को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकन बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको 2021 में जितने वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए हैं, आपको उसका परिणाम आपके एग्जाम में देखने को मिला होगा। बीपीएससी ऑडिटर वाला एग्जाम हुआ था, बिहार एसआई, और अभी हाल ही में जो 67 बीपीएससी प्रीलिम्स 2 बार आयोजित हुआ, एक बार कैंसिल हो गया था। ये सारे एग्जाम में हमारे जितने भी मतलब कह सकते हैं करंट अफेयर्स के मैगजीन है, वहीं से आपके प्रश्न पूछे गए। सारे के सारे प्रश्न आपको नोट से देखने को मिलेगा। इसका प्रूफ भी हमने आपको दिया था। यहाँ पर मैं पुनः आपको दे रहा हूँ, ऊपर एक आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, आप वहां पर क्लिक करके इस प्रूफ को देख सकते हैं। एक आइडिया आपको मिलेगा कि जिस भी प्रश्न में हमने स्टार मार्क किया है वो सारे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे गए। तो जिस भी प्रश्न को यहाँ पर मैं स्टार मार्क दे रहा हूँ उसे एकदम से स्पेशल ट्रीट कीजिएगा। और वैसे छात्र जो पहली बार हमसे जुड़े हैं, एक नई कॉपी, एक फ्रेश कॉपी तैयार कीजिएगा, जो कि 68वीं के लिए यहाँ पर जो मैं आपको करंट प्रोवाइड करने वाला हूँ एकदम से एक ही तरह मतलब एक ही जगह एकत्रित रहेगा। तो चीजें आपको याद रखने में, रिवाइज करने में आसानी होगी। ठीक है, आप लोग एक फ्रेश कॉपी जरूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने एक कॉपी बनाया है। ठीक है, करंट अफेयर्स को बेहतर समय देना है, क्योंकि 150 प्रश्न जो बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में होते हैं उनमें से करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर होता है। लगभग 40 प्रश्न आपके करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। बहुत ऐसे छात्र होते हैं कि करंट अफेयर्स की तैयारी अंतिम समय में करते हैं, तो इस चीज से आपको बचना है। रेगुलर तैयारी करेंगे तो चीजें आपके लिए आसान रहेगी। अब यहाँ पे हम इस प्रश्न की बात करें, प्रश्न को मैं एक बार पुनः रिपीट करना चाहूंगा। प्रश्न था कि हाल ही में किस बिहारी बॉलीवुड अभिनेता या फिर अभिनेत्री को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है या फिर बनाया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी संबंधित है बिहार के गोपालगंज से। अब यहाँ पे हम बात करें इस प्रश्न के बारे में, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि चुनाव आयोग ने इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए पंकज त्रिपाठी को अपना नेशनल आइकन बनाया है। पंकज त्रिपाठी का युवाओं में जिस प्रकार का क्रेज है उसे देखते हुए ही कह सकते हैं वोटिंग प्रतिशतता को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा अभी हाल ही में नेशनल आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की, वर्तमान में निर्वाचन आयोग का मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, तो आपको ध्यान रखना है कि राजीव कुमार वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी है। हम बात करें यहाँ पर पंकज त्रिपाठी की, तो पंकज त्रिपाठी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो कि आने वाले समय में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अभी हाल ही में जो 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 आयोजित हुआ, तो इसमें बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी को फिल्म मिमी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कीजिएगा, 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में पंकज त्रिपाठी को फिल्म मिमी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ हम बात करें यहाँ पर पंकज त्रिपाठी के मूल मतलब कह सकते हैं स्थान की, ये कहाँ से संबंधित है, आपको ध्यान रखना, मूल रूप से बिहार के गोपालगंज के रहने वाले हैं। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर है पंकज त्रिपाठी के डेब्यू फिल्म के बारे में। बॉलीवुड में इनका जो डेब्यू हुआ था ये फिल्म रन से हुआ था, जो कि 14 मई 2004 को रिलीज हुई थी। ये सारी बातें इनसे संबंधित है, यहाँ से नोट कीजिएगा। हालांकि एक जानकारी और भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में बिहार में जो खादी के ब्रांड एम्बेसडर हैं ये मनोज तिवारी हैं। इनसे पहले 2021 में थे पंकज त्रिपाठी। ये प्रश्न मुझे याद है तकरीबन मैंने 50 से अधिक बार आपको बताया है। जब भी पंकज त्रिपाठी की चर्चा हुई है, मनोज तिवारी की चर्चा हुई है डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में, वहां पर मैंने आपको बताया था। परिणाम ये हुआ कि 67 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिला। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जो एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर दे रहा हूं, आप आधे घंटे के इस लेक्चर को अगर आप देखेंगे तो निसंदेह आपको एग्जाम में हेल्प मिलने वाली है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले तीसरे प्रश्न पे। ये तीसरा प्रश्न है कि रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है। हालांकि यहाँ से कई सारे प्रश्न बनेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और समय समय पर मैं आपको इसकी विस्तृत जानकारी भी देने वाला हूँ, क्योंकि नोबेल पुरस्कारों की घोषणा भी हाल ही में हो रही है। तो ऐसे में जो निकलकर सामने आई है वो चीजें यहाँ पर हमने आपके साथ साझा किया है। हालांकि यहाँ पर फिलहाल हम इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक विकल्प सही है। और इसके तहत आपको ध्यान रखना कि 3 विकल्प यहाँ पर सही है, ए, बी और सी, यानी कि कैरोलिन बर्टोजिक और मोर्टन मेडाल्ट और साथ ही साथ के बेरी शार्पलेस। ये 3 नाम आपको ध्यान रखना है इस वर्ष के लिए। 2022 का जो नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हुई, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में इन तीनों को ये सम्मान देने की घोषणा की गई है।
अब यहाँ पर हम बात करें इसके बारे में कुछ पॉइंट की, तो हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट है कि इस वर्ष 2022 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कैरोलिन बर्टोजिक और साथ डेनमार्क के कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के मोर्टन मेडाल्ट और साथ अमेरिका के ही स्क्रिप्स रिसर्च के बेरी सार्फलेस को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये घोषणा अभी हाल ही में हुई और घोषणा के आधार पर हम बात करें तो ये 10 अक्टूबर को इन्हें सम्मानित किया जाना है। और साथ साथ यहाँ पे हम अगले पॉइंट की बात करें तो इसमें हमारा अगला पॉइंट है कि पिछले साल 2021 में यह पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को दिया गया था। पिछले वर्ष ये 2 लोगों को दिया गया था। इस वर्ष की बात करें तो ये 3 लोगों को संयुक्त तौर पर ये रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई। हमारे यहाँ पर अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है नोबेल पुरस्कार से संबंधित। ये पॉइंट है कि स्वीडिश आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की 5वीं पुण्यतिथि से हर साल 10 दिसंबर को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान पर नोबेल पुरस्कार वितरित किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर एक चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा कि नोबेल पुरस्कार जो वितरित किया जाता है कुल 6 क्षेत्रों में वितरित किया जाता है। इन 6 क्षेत्रों की बात करें तो ये शांति के क्षेत्र में और साथ साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में और साथ साथ रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में, कुल मिलाकर 6 क्षेत्रों में यह पुरस्कार वितरित किया जाता है प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को। सॉरी, यहाँ पर मैंने कुछ समय पहले 10 अक्टूबर आपको बोला था, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। ये 10 सितंबर को कह सकते हैं प्रोवाइड किया जाता है, सभी को प्रदान किया जाता है। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट इसी में है कि नोबेल पुरस्कार का वितरण 10 सितंबर 2022 को किया जाएगा। इस वर्ष जो भी किया जाएगा यानी कि प्रत्येक वर्ष इसी तिथि को किया जाता है। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत जो हुई थी ये वर्ष 1901 में की गई थी। ये सारी बातों को यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट अगर आपको बताऊं तो इनमें से आपको ध्यान रखना है कि पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें कि वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और इस प्रकार से यहाँ पर एक जानकारी ये भी ध्यान रखेंगे कि पूरे एशिया की बात करें तो पूरे एशिया के प्रथम व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। चलते हम यहाँ पर अगले चौथे प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न है कि हाल ही में अजय भादु उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। बताएं कि वे किस कैडर के भारतीय प्रशासनिक अधिकारी या फिर आईएएस अधिकारी हैं, किस कैडर के। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात कैडर के। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। आप यहाँ पर इन्हें इस इमेज में भी देख सकते हैं। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में 1999 बैच के गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक अधिकारी अजय भादु को भारत के चुनाव निकाय के उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कीजिएगा। अब यहाँ पर हम इनके कार्यकाल की बात करें तो उन्हें 24 जुलाई 2024 तक उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इनकी जो अवधि है, कार्य अवधि, ये 24 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है। हम चलेंगे अगले पॉइंट पे। इसी में हमारा अगला पॉइंट है यहाँ पर कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 यानी कि आर्टिकल 324 जो है ये भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख करता है। भारतीय संविधान में जो इसका उल्लेख है ये आर्टिकल 324 में है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। हम बात करें यहाँ पर भारतीय निर्वाचन आयोग की तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। और भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो राजीव कुमार वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। लेकिन एक प्रश्न कॉमन रूप से ये भी पूछे जा सकते हैं कि पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। इतनी सारी जानकारी याद रखिए। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने निम्नलिखित में से कहा भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया है। तो इस प्रकार का स्कूल का जो उद्घाटन हुआ है, कुल मिलाकर यहाँ से ध्यान रखना है आपको, ये पूरी उड़ीसा में इसका उद्घाटन किया गया है और भारत में इस प्रकार का ये दूसरा स्कूल खुला है। हालांकि हम पहली स्कूल की बात करें तो इसकी भी जानकारी यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ। फिलहाल हम बात करें यहाँ पर इस प्रश्न की तो 4 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के पुरी में देश के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया है। ये दूसरा है भारत का। हम यहाँ पे बात करें इसका उद्देश्य क्या, तो इसका उद्देश्य लोगों के बीच वेदों का ज्ञान को बढ़ावा देना है। अब यहाँ पर देखिए बात है वेद की, तो वेद की बात करें तो कुल मिलाकर वेद की संख्या है 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और जो सबसे अंतिम या फिर कह सकते हैं सबसे बाद वाला जो वेद है वो है अथर्ववेद। और वेद के बारे में कई सारी जानकारी आप लोगों ने पढ़ा होगा और कॉमन रूप से एक प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से वेद वाले मतलब कह सकते हैं सेक्शन से। तो आप लोग इसे एकदम से रिवाइज करते रहिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है।
हम यहाँ पर बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न बल्कि अगला जो पॉइंट होगा, यहाँ पर हम पहले संस्थान की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रश्न में आपको बताया कि इस प्रकार का ये दूसरा स्कूल खुला है उड़ीसा के पुरी में। लेकिन हम पहले संस्थान या फिर पहले स्कूल की बात करें तो हालांकि महर्षि शांतिपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान मध्य प्रदेश के उज्जैन में इस तरह का पहला विद्यालय पहले से ही स्थापित है। तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना, इस तरह का पहला जो विद्यालय है ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित किया गया है। हम यहाँ पर चलेंगे अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट उड़ीसा से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर उड़ीसा की हमने चर्चा किया है। तो ऐसे में यहाँ पर आप पुनः रिवाइज करेंगे कि हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का जो आयोजन होगा ये उड़ीसा में ही किया जाना है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का जो आयोजन होगा ये उड़ीसा में किया जाएगा। चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला छठा प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में चीन को हराकर FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। तो फीबा महिला बास्केटबॉल विश्व कप का खिताब भी हाल ही में चीन को हराकर अमेरिका ने अपने नाम किया। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिका। अब यहाँ पर इनसे संबंधित कई सारे फैक्ट है, याद रखेंगे। हमारा पहला पॉइंट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने सिडनी सुपरडोम ऑस्ट्रेलिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ यानी कि फीबा महिला बास्केटबॉल विश्व कप चीन को हराकर अपने नाम किया है। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि अमेरिका ने चीन को हराकर ये फीबा महिला बास्केटबॉल विश्व कप का खिताब जो 2022 का संस्करण था ये अपने नाम किया है। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की, जो कि इसी से संबंधित है। तो इस प्रकार से अमेरिका ने लगातार चौथा और कुल मिलाकर 11वां खिताब अपने नाम किया है। तो अमेरिका के नाम जो उपलब्धि दर्ज हुई है, कुल मिलाकर ये चौथा खिताब है। लगातार की बात करें, ओवरऑल बात करें तो ये 11वां खिताब है। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की। अभी हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 आयोजित हुआ, जो कि 2022 में अमेरिका में ये आयोजित हुआ था। और इसी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में नीरज चोपड़ा चोटिल हुए थे, जिस वजह से कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि 2022 में इसका 22वां संस्करण बर्मिंघम यूके में आयोजित हुआ था, जिसमें यहाँ पर कह सकते हैं नीरज चोपड़ा पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 अमेरिका में आयोजित किया गया था। हमारा अगला पॉइंट है कि इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन की जो स्थापना हुई थी ये 18 जून 1932 को ये इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन की स्थापना हुई थी। और इसके मुख्यालय की बात करें तो मिज स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और साथ ही साथ इसके अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में हमाने नियांग इसके अध्यक्ष हैं। चलेंगे हम यहाँ पर अगले 7वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही की घोषणा के अनुसार वर्ष 2022 के लिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा। ये घोषणा अभी हाल ही में हुई है और घोषणा के आधार पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूनकिंग टैग, जिन्हें आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि हाल ही में नवीनतम घोषणा के अनुसार वर्ष 2022 के लिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार यूनकिंग टैग, जो कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले अमेरिका के सहायक प्रोफेसर है, को प्रदान किया जाएगा। ये नाम यहाँ से ध्यान रखिए, यूनकिंग टैग को यह पुरस्कार प्रदान किए जाने की अभी हाल ही में घोषणा हुई है। अब यहाँ पे बात करें इस पुरस्कार की, तो ऐसे में एक जानकारी यहाँ से नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह प्रतिवर्ष 32 वर्ष या फिर उससे कम आयु के व्यक्तियों को प्रस्तुत किया जाता है जिन्होंने गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। यानी कि कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि 32 वर्ष या फिर इससे कम उम्र के जो भी व्यक्ति होते हैं जिन्होंने गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है, तो उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ही ये पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और साथ साथ हम बात करें इस पुरस्कार की शुरुआत की, तो वर्ष 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब यहाँ पर इसी से मिलता जुलता फैक्ट आप ये याद रखेंगे जो कि हमने अगले वाले पॉइंट में लिखा है। जबकि हम बात करें यहाँ पर अलजेब्रिक ज्योमेट्री एंड कम्यूटेटिव अलजेब्रा की, तो इसमें उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रोफेसर डॉक्टर नीना गुप्ता को, जो कि कोलकाता की है, तो इनको वर्ष 2022 का रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कंप्लीट जानकारी हमने डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में आपको दिया था कि बीजीय ज्यामिति और विनिमयशील बीजगणित यानी कि अलजेब्रिक ज्योमेट्री एंड कम्यूटेटिव अलजेब्रा के लिए इन्हें प्रोफेसर नीना गुप्ता को वर्ष 2022 का रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नोट कीजिएगा। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर अगला 8वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। ये अभी हाल ही में खबरों में है, तो ऐसे में ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अभी हाल ही में ये अजमेर में आयोजित किया गया इसका 15वां संस्करण। तो इनसे संबंधित हमारा पहला पॉइंट होगा यहाँ पर कि हाल ही में 1 से 7 अक्टूबर 2022 तक अजमेर राजस्थान में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती की पवित्र दरगाह महफिल खाना में 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। 1 से 7 अक्टूबर 2022 ये इसका आयोजन तिथि है और ये इसका 15वां संस्करण था, जो कि आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के अजमेर में ये आयोजित किया गया है।
हम बात करें यहाँ पर अगला भारत रंग महोत्सव की, तो हालांकि भारत रंग महोत्सव 2022 जो आयोजित हुआ, ये इसका 22वां संस्करण था और जो इसका आयोजन हुआ था अभी हाल ही में 16 जुलाई 2022 से 14 अगस्त 2022 तक राजधानी नई दिल्ली में किया गया। चलिए अब यहाँ पर हमारा अगला होगा नवा प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही की घोषणा के अनुसार वर्ष 2022 के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है। तो ऐसे में अभी हाल ही में जो घोषणा हुई है और घोषणा के आधार पर फ्रेंच लेखिका एनी एर्नोक्स को, यहाँ पे देखिए एर्नो लिखा गया, बल्कि यहाँ पर आप लोग सुधार कर लीजिएगा, एनी एर्नोक्स जो कि फ्रेंच लेखिका है, इन्हें इस वर्ष 2022 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा हुई। यहाँ जो आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये इमेज यहाँ पर गलत लगाया गया है, बस आप लोग से मतलब ध्यान मत दीजिएगा। चलते हैं यहाँ पर इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन की ओर। तो बात करें यहाँ पर हम पहले पॉइंट की, तो 2022 के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है और इस वर्ष 2022 में साहित्य का नोबेल फ्रेंच लेखिका एनी एर्नोक्स को, यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, एनी एर्नोक्स को दिए जाने की घोषणा हुई है। और ऐसे में हम बात करें यहाँ पर साहित्य के नोबेल पुरस्कार की बात हुई है, तो पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। कुछ समय पहले यही जानकारी हमने आपको दिया था और यहाँ पर मैंने उसे लिख भी दिया है कि पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें कि वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेकिन एक जानकारी यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है आपको, हालांकि वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं। जो जानकारी आपको मैंने दिया है नोट कीजिएगा। और ये भी मैंने आपको बताया था कि नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये क्षेत्र है शांति, साहित्य, भौतिकी, चिकित्सा विज्ञान, अर्थशास्त्र और रसायन विज्ञान। इन सारे क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब यहाँ पर चलेंगे अगले 10वें प्रश्न पे। ये 10वां प्रश्न की हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का प्रतिष्ठित नानसेन पुरस्कार किसने जीता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप यहाँ पर इस इमेज को देख के समझ चुके होंगे। इसका राइट आंसर होगा एंजेला मर्केल, जो कि जर्मनी की पूर्व चांसलर रह चुकी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके तहत हमारा पहला पॉइंट है कि हाल ही में पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का प्रतिष्ठित नानसेन पुरस्कार जीता है। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना किस वजह से ये सम्मान इन्हें दिया गया। तो वर्ष 2015 और वर्ष 2016 में जर्मनी में 1.2 मिलियन से अधिक शरणार्थियों को शरण चाहने वालों का स्वागत करने के लिए सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग मिलियन में कंफ्यूज कर जाते हैं। मिलियन की बात करें तो 1 मिलियन में हम अगर बात करें, देखें 1 मिलियन की, तो 1 मिलियन में होता है 10 लाख। तो कुल मिला के यहाँ से आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे अगले पॉइंट की ओर। इस पुरस्कार की बात करें तो इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी ये वर्ष 1954 में हुई थी तथा हर वर्ष ये प्रदान किया जाता है। और यहाँ पर इसी में हमारा अगला पॉइंट है कि वर्तमान में जर्मनी के नए चांसलर जो है ये ओलाफ स्कोल्ज है। ये जानकारी भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर एक तिथि आई है वर्ष 1954। वर्ष 1954 जब भी आप कहीं पर देखते होंगे तो आपके मन में या फिर आपके माइंड में एक पॉइंट क्लिक करना चाहिए कि जो पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के मध्य, ये वर्ष 1954 में ही हुआ था। और उस समय भारत के जो या फिर कह सकते हैं जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये सारी बातों को भी ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं। नेक्स्ट होगा यहाँ पर हमारा अगला 11वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में किसने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में इसे लॉन्च किया गया 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का और राइट आंसर हो जाएगा। हमारा इसमें पहला पॉइंट है कि हाल ही में भारत गणराज्य, यहाँ पे देखिए गणराज्य लिखा गया, बल्कि यहाँ पर आप लोग सुधार कर लीजिएगा, भारत गणराज्य की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा महिला उद्यमियों के लिए बनाया गया स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट लॉन्च किया है। इस पहल का नाम है हर स्टार्ट, जो कि आपको ध्यान रखना कि अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा महिला उद्यमियों के लिए शुरू किया गया एक स्टार्टअप है। इसकी शुरुआत अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट है, यह पहल महिला उद्यमियों को विभिन्न निजी और सरकारी प्लेटफॉर्म से जोड़ेगी। जिस दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए इसकी शुरुआत अभी हाल ही में किया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे हम बात करें तो इसके अतिरिक्त उन्होंने यानी कि 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदिवासी समुदाय के लिए 5 उच्च विद्यालय और शिक्षा विभाग की 5 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है। ये जानकारी भी यहाँ से नोट कर लीजिएगा। द्रौपदी मुर्मू के बारे में एक डिटेल जानकारी हमने चैनल पर एक वीडियो के माध्यम से आपको दिया है। आप चाहें तो जो टॉपिक स्टडी वाला सेक्शन है, जो प्लेलिस्ट बना है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक पर वहां पर चर्चाएं वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी, जो कि एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पर इसी में हमारा अगला पॉइंट है द्रौपदी मुर्मू के बारे में कि द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है, जबकि पहली महिला राष्ट्रपति की बात करें तो पहली थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ओवरऑल बात करें तो ये 15वें राष्ट्रपति है। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 12वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व कपास दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व कपास दिवस की बात करें तो प्रत्येक वर्ष ये माना जाता है 7 अक्टूबर को।
यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है। हर साल 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है और इसे मनाने की जो शुरुआत हुई थी वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य संगठन अंतर्राष्ट्रीय कपास समिति द्वारा किया गया था। इस वर्ष 2022 के विश्व कपास दिवस की थीम की बात करें तो कपास के लिए एक बेहतर भविष्य की बुनाई, ये 2022 की निर्धारित थीम है। तो ये सारी बातों को यहाँ से आपको नोट कर लेना है। ये करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला को अगर आप ज्वाइन करते हैं निसंदेह ही आपको यहाँ से हेल्प होने वाली है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं तो बीपीएससी मेकर का ये प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही यहाँ पे बात करें आज की इस वीडियो की प्रश्न की, तो नवीनतम घोषणा के अनुसार अब बिहार में विधायकों को कितनी यूनिट सालाना मुफ्त बिजली दी जाएगी। कंप्लीट जानकारी यहाँ से हमने आपको दिया है। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और जो 68वीं के बारे में हमने आपको जानकारी दिया है, तो जितने भी छात्र 68वीं बीपीएससी वाले कोर्स में, जो कि एक प्री स्पेशल कोर्स है, आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।